हाँ भाई बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम, बहुत अच्छे। चलो सॉलिड स्टेट शुरू करने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, सॉलिड स्टेट। ठीक। अब देखो सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी बचपन में डील करके आ चुके हैं, है ना। हाई डेंसिटी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, थोड़ा अलग पढ़ते हैं, है ना। देखो, आप कार्बन को जानते हो, सभी लोग जानते हो ना। देखो कार्बन हमें दो फॉर्म में मिलता है नेचर में। एक तो होती है अमोर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। ठीक। अब देखो अमोर्फस क्या समझते हैं हम और क्रिस्टलाइन से क्या समझते हैं, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे अच्छा समझ आएगा। देखो अमोर्फस में अपना कोल आ जाता है और क्रिस्टलाइन में अपना डायमंड आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है। ठीक है, बकमिलिस्टर फुलरीन आ सकता है, C60 बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। कोल और डायमंड में अगर मैं आपसे बोलूँ दोनों में से कौन ज़्यादा हार्ड है, आप बोलोगे डायमंड है ना। बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डायमंड क्यों हार्ड है, कोल क्यों नहीं है, दोनों कार्बन के ही फॉर्म है। तो देखो यही चीज़ इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हो। मतलब क्या, आप डायमंड की बात करो, देखो डायमंड को देखो, डायमंड का जो कार्बन एटम होता है वो एक टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होता है इस तरीके से, फिर ये कार्बन ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ठीक। लेकिन कोल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो आप क्या पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे एटम्स जो होते हैं वो कैसे पैक्ड हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, या वो किस तरीके से अरेंज है, वो सब हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो तो इससे एक चीज समझ में आती है, अमोर्फस मतलब जिनका कोई पर्टिकुलर एटम्स का अरेंजमेंट नहीं हो, क्रिस्टलाइन पर्टिकुलर अरेंजमेंट देखने को मिले। तो देखो इसको मिटाते हैं और चैप्टर में हम एंटर करने जा रहे हैं। अब देखो, ठीक। तो फर्दर इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड द सेकंड वन इज अमोर्फस। क्लियर है इतनी बात? देखो अब इनके बारे में और थोड़ा इन डील चलते हैं। ये देखिए मैंने एटम्स बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनमें एटम्स में हम स्पेसिफिक एटम्स की भी बात करेंगे। ये मेरे पास एक एटम्स है। ठीक है, बहुत सारे एटम्स हमने बना लिया, अब इनके अंदर हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक एटम बनाते हैं। मान लो ये ए टाइप का एटम है, ये बी टाइप का है, ये ए टाइप का है, ये बी टाइप का है। ठीक, नीचे ऑर्डर हमने फॉलो करा, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, यहाँ पे फिर ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप। मतलब क्या, आप ध्यान से समझना। देखो थोड़े अब अटेंशन में हो जाओ एकदम से, समझो। देखो यहाँ पे आप देखो ए बी एक ऑर्डर में अरेंज है पूरे के पूरे। नीचे देखो बी ए एक ऑर्डर हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। नीचे देखो ए बी एक प्रॉपर ऑर्डर में है। मतलब आप क्या कह सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या कैसे डिफाइन करोगे आप? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनके एटम्स एक मैनर में अरेंज होते हैं, एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। देखो रेगुलर मैनर है ना, ए बी आगे आएंगे वो भी ए बी। ठीक है, इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। ठीक, अगर बात करें अमोर्फस की, तो देखो अमोर्फस के लिए भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एटम थोड़ा ख़राब हो गया, टच करते हैं इनको सबको। देखो अब इनमें देखो फिलिंग करते हैं, ए बी ए ए, यहाँ पे बी एटम आ जाएगा, बी एटम आ गया, ए बी, यहाँ पे ए एटम लिख लो, यहाँ पे ए एटम लिख लो, बी एटम लिख लो, बी एटम लिख लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ए टाइप का एटम, बी टाइप का एटम, फिर ए टाइप का। आगे वाले को आप नहीं कह सकते हो कि कौन सा आएगा, है ना। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, हम नहीं कह सकते कुछ भी। इसी चीज़ को यहाँ देखो, बी बी ए बी, क्या पता ए आ जाए, क्या पता बी आ जाए, हमें नहीं पता। स्पेसिफिक एक ऑर्डर नहीं मिल रहा हमें देखने को, रेगुलर ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो? वो सॉलिड्स जिनमें एटम्स रेगुलर मैनर में अरेंज हो उन्हें तो बोलेंगे क्रिस्टलाइन, और जिनमें एटम्स रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं है उनको बोलेंगे अमोर्फस। बात समझ में आती है? तो देखो आप क्या सीख सकते हो, सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड द सेकंड वन इज अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अब देखो क्रिस्टलाइन का डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, मिटाओ इसको, मिटा के डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था। देखो डेफिनेशन अब मैं बोलूंगा तो थोड़ा दिक्कत है, लिख देता हूँ, आप भी कॉपी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, द सॉलिड
whose constituent particle, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझते हो? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब समझते हो? देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अपना कौन कौन आता है? एटम्स भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं और आयंस भी आते हैं। तीनों चीज़ें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आती हैं। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ठीक, आगे सीख जाओगे ये वाली बात भी। तो देखो द सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर इन 3D स्पेस। ठीक है, समझ में आती है बात? ठीक है, अब देखो दूसरी साइड आप क्या लिखोगे, आप खुद ही इसी डेफिनेशन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे द सॉलिड whose constituent particle are not regularly arranged in a regularly arranged in 3D space। ठीक है, देखो दोनों का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी आपका काम है इसको कॉपी करना, नोट साथ के साथ बनाना, सारी चीज़ें मैं आपको लिखा के चलूँगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ भाई बच्चों, वो सब तो नोट हो गया। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दोनों की प्रॉपर्टी से डील करेंगे और कंपैरिजन भी करते चलेंगे। चलिए पहले तो आप पार्टीशन कर लीजिए कॉपी में, इधर लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इधर लिख लेते हैं अमोर्फस सॉलिड। ठीक, देखो क्लियर है। चलो अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। देखो पहला पॉइंट तो आप अभी सीख चुके हो, पीछे सीख के आए हो। अभी आपने क्या देखा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं एक प्रॉपर मैनर में अरेंज है, रेगुलर मैनर में अरेंज। क्या अमोर्फस में है ऐसा? नहीं है। तो पॉइंट कंक्लूड करते हैं। तो अच्छा कैसे पॉइंट, सिंपल सा लिख दो, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरी साइड क्या लिखेंगे, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। राइटिंग तो समझ आ रही है ना, है ना? चलो दूसरा पॉइंट क्या है, पहले समझ लो थोड़ा सा। ये मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम्स बनाए हैं और इसमें ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, यहाँ पे बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप। बच्चों ध्यान से समझना, देखो ए के बाद बी रिपीट हो रहा है, बी के बाद फिर ए रिपीट हो रहा है, ए के बाद फिर बी रिपीट हो रहा है। अगर मैं आगे आइटम्स बनाता चला जाऊँ तो फिर से ये ए बी ऐसे ऐसे आगे तक चला जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक लॉन्ग रेंज मिलती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है। मतलब क्या, ये ऑर्डर एक बहुत लंबे आगे तक जा रहा है ना, बहुत लंबा जा रहा है आगे तक। तो आप क्या बोल सकते हो, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ना? तो आप क्या बोल सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें देखने को क्या मिलता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या ऐसा उधर है? उधर नहीं होता है, रेंडमनेस है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर मिलता है। देखो मैं एग्जांपल से देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ए टाइप एटम, बी टाइप एटम, फिर ए, यहाँ पे बी टाइप का एटम, फिर यहाँ पे बी टाइप का एटम, फिर यहाँ पे बी टाइप का एटम और यहाँ पे ए टाइप का एटम। ठीक है, देखो यहाँ देखो आप, सिर्फ ए रिपीट हुआ, इसके बाद का हमें नहीं पता क्या है ना, कुछ नहीं पता। नीचे देखो यहाँ पे बी टाइप के 3 एटम्स एक साथ आ गए हैं, फिर ए आ गया, अब आगे का हमें नहीं पता कौन रिपीट करे, है ना? तो आप क्या कह सकते हो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है और जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके अंदर हमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को चलो कंक्लूड कर लेते हैं, मैं रफ कर देता हूँ इसको। चलो
तो इसके लिए लिख लो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके लिए क्या लिख लोगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से समझना। ये है अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अभी हमने डायमंड की बात करी थी। बोलो बच्चों डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, हाई होता है नहीं होता, होता है ना। चलो अगर डायमंड का भी नहीं पता तो आप आयरन को तो जानते हो ना, Fe सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो देखो Fe का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपको आयरन को मेल्ट करना है, ठीक है, तो आपको ये टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। अगर इतना टेम्परेचर इसको आपने प्रोवाइड नहीं करा तो ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, उधर देखो यहाँ पे ग्लास है, ग्लास का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। आप उसको थोड़ा सा हीट करो वो माउल्ड हो जाएगा, और थोड़ा हीट करो और आसानी से माउल्ड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो फिर ऐसा माउल्ड, मतलब माउल्ड नहीं, पूरा रिमोल्ड हो जाएगा, पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा फिर वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट कंक्लूड ये करोगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमॉर्फस में है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, इनको तो एक आप किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हो, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे आप इनको मेल्ट कर सकते हो या माउल्ड कर सकते हो। तो देखो पॉइंट कंक्लूड करते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इधर बात करें, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। चलो पूरा लिख देता हूँ, TEMP, इतना लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना, टेम्परेचर। ठीक, देखो 3 पॉइंट कंक्लूड करे हमने, तीनों में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब 4th पॉइंट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। 4 पॉइंट अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क करके चल रहा हूँ, बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप ये हुआ था, हाउ विल यू फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनको कैसे फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो ये लिक्विड है और इसके अंदर आपके पास A टाइप, B टाइप, A टाइप, B टाइप के एटम बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने B टाइप के एटम भी भर दिए और A टाइप के एटम भी भर दिए। अब आप इस लिक्विड को स्लो कूल करना शुरू करो, स्लो स्लो एकदम, बिल्कुल स्लो करना, स्लो कूल करो इनको। ठीक है, जब आप इनको स्लो कूल करोगे, मतलब क्या, स्लो का मतलब क्या, आप इनको टाइम दे रहे हो अरेंज होने का। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कूल अपना इनको आप कूल करोगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, और जैसे जैसे सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे ये अपने जो एटम्स होते हैं ना उनको एक अरेंजमेंट में ले आते हैं, एक ऑर्डर में ले आते हैं। तो इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कैसे फॉर्म कर सकते हो, बाय स्लो कूलिंग। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अमॉर्फस की। देखो इसी एग्जांपल को देखो, अगर आप इसी पूरे लिक्विड को रैपिड कूल कर दो, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग मतलब क्या, एकदम से कूल कर दिया, जैसा लिक्विड वैसे उसको कूल कर दिया, क्या आपने एटम्स को टाइम दिया, नहीं दिया। तो एटम्स क्या अरेंजमेंट में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, जो जहां था वो वहीं का वहीं रह गया। तो देखो दोनों में सिंपल सा फर्क है, अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाना है तो आप क्या करोगे, स्लो कूलिंग करोगे, और आपको अगर अमॉर्फस सॉलिड बनाना है तो आप क्या करोगे, रैपिड कूलिंग करोगे। तो पॉइंट कंक्लूड करते हैं, समझ में आया। ठीक, देखो देखो, प्रोड्यूस्ड बाय, नहीं, स्लो कूलिंग, प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग। उधर क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड, बहुत बढ़िया, रैपिड कूलिंग। हाँ भाई तुम लोग भी लिख लो भाई, ठीक है, साथ के साथ लिखते चलो और समझते भी चलो। देखो 5th पॉइंट, 5th पॉइंट मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। क्या बोले तुम, ट्रू लो बुद्धू पढ़ लो, ट्रू सॉलिड। और इनको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी साथ के साथ लिख देते हैं। ट्रू सॉलिड में अपना कौन कौन आ जाएगा, अभी डायमंड पढ़ा हमने, ग्रेफाइट आ जाएगा, आयरन हमने अभी पढ़ा, कॉपर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी साइड
यहाँ पे ग्लास आ सकता है, प्लास्टिक आ सकता है, ठीक है, रबड़ भी आ सकता है, रबड़ है ना, हिंदी में रबड़ बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करोगे रबर आता है। अब देखो ये जो पॉइंट लिखा है, ये वाला 5th पॉइंट, इनको ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं और इनको स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं। देखो ट्रू सॉलिड का मतलब क्या है, ये प्योर सॉलिड है एकदम, हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं सॉलिड का जो होता है, लेकिन ये हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट देखो इनका, एक एंटायर रेंज पे आप इनको मेल्ट कर सकते हो। दूसरा, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के अंदर रेंडमनेस है, ठीक। तीसरी बात, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। और देखो स्यूडो का मतलब ही अपने आप में क्या है, जो सॉलिड, मतलब इनको हमने सॉलिड में तो रख लिया है लेकिन ये प्योर सॉलिड नहीं है, ठीक है, सॉलिड है लेकिन प्योर सॉलिड नहीं है। कितनी अजीब बात है, इस वर्ड का मतलब ही स्यूडो होता है ना, दिखते सॉलिड है लेकिन है नहीं, ठीक। अब सुपर कूल्ड लिक्विड समझो, जो ग्लास होता है अपना, ग्लास क्या होता है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला गया, है ना। अभी आगे भी डील करेंगे इससे हम, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लो, कोई पॉइंट है आप पूछ सकते हो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही है, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला गया, ग्लास कंसिडर्ड टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। देखो बच्चों, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोला गया क्योंकि इनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, ये फ्लो कर सकते हैं, इनके पास एक टेंडेंसी है, इसका नाम है टेंडेंसी टू फ्लो, है ना, फ्लो करने की टेंडेंसी है, सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, रख सकते हो ना। चलो, अब इसी ग्लास पे एक क्वेश्चन और आया गया था कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होते हैं उनके जो ग्लास होते हैं वो बॉटम से उनकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों। देखो बच्चों, अभी सीखा ग्लास की टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की, और कोई चीज़ फ्लो करती है तो देखो समझना, ये जो ग्लास होता है ऊपर के साइड से क्या होता है, हाइट से डाउन जाना शुरू करता है, मतलब फ्लो करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो शुरू में जो यहाँ पे मान लो इनका जो एज है वो 1 mm का था, नीचे भी 1 mm का था, लेकिन कुछ टाइम मतलब 10 साल 15 साल में आपने क्या देखा कि जो डाउन वाली जो थिकनेस है, बॉटम की जो थिकनेस है, उसमें क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट्स आ जाता है। इंक्रीमेंट आना मतलब 1.25 हो गई है, ठीक है। मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूँ, वैसे 1.05 लिखो, इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो ऊपर कुछ ना कुछ क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, इसको लिख लेते हैं 0.95, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपसे कोई पूछे जो ग्लास होता है और जो पुराने ग्लास होते हैं उनके जो बॉटम की थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ती लेकिन हल्का सा इंक्रीमेंट आता है। तो क्यों आता है बोल देना, क्योंकि ग्लास की टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो वो फ्लो करता है, इसकी वजह से बॉटम का थिकनेस बढ़ जाता है, ठीक है, बात याद रखोगे। एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन ये था ग्लास के ऊपर ही था, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है उनके जो ग्लास होते हैं वो मिल्की क्यों हो जाते हैं, मतलब हल्के हल्के मिल्की हो जाते हैं, ग्लास जो होते हैं मिल्की हो जाते हैं, है ना। देखो इसका भी रीज़न क्या है भाई, ग्लास है उसको आप दिन में तो हीट मिल रहा है ना, रात को उसको आप कूल कर रहे हो, हम नहीं, मतलब नेचर से, मतलब एक विंडो पे भी आप देखो, एक विंडो पैन पे भी अगर आप ग्लास लगा हुआ है तो दिन में उसको हीट लगती है, रात में उसको ठंडा महसूस होता है। तो ऐसे में क्या होता है, इसके अंदर कुछ क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाते हैं, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये मिल्की हो जाते हैं। और ये क्रिस्टलाइन जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है इसको बोल देते हैं एनेलिंग, ये, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स में पूछे गए थे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कोई इतना बढ़िया नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट मैं नहीं समझता होगा, ठीक है। और सिंपल सा है, ग्लास फ्लो करना की टेंडेंसी रखता है, इसी वजह से सुपर कूल्ड लिक्विड है। और जो विंडो पेन होते हैं उनके जो ग्लास की बॉटम की जो थिकनेस होती है ग्लास की वो इंक्रीज कर जाती है, क्यों कर जाती है, क्योंकि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है और सुपर कूल्ड लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। और एक ये कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स ग्लास होते हैं वो मिल्की क्यों हो जाते हैं, एनिलिंग की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, ड्यू टू एनिलिंग ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, सिंपल से आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो जो पीछे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी उन पे आपसे पूछे गए हैं।
बाकी रैपिड कूलिंग और स्लो कूलिंग से आप किसको प्रोड्यूस कर सकते हो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ नई प्रॉपर्टी पे, मैं इनको रफ कर देता हूँ। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसमें से एक का नाम तो है एन आइसोट्रॉपी और एक का नाम है आइसोट्रॉपी। देखो ध्यान से समझते चलना, समझ में आएगा और समझते समझते ही आप दिमाग में सेट कर लोगे और ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आइसोट्रॉपी का मतलब बताओ जरा। आइसो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? सेम, बहुत बढ़िया। ठीक, देखो मैं एक क्रिस्टल बनाता हूँ, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे एटम्स, छोटा कर देते हैं इनको। मेरा गेम नहीं है भाई ये तुम्हें बचपन की याद आ रही है? गेम नहीं है, देखो समझो जरा। अब मैं इसके अंदर एटम्स फिल करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, एटम्स फिल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाता है ए टाइप का एटम, यहाँ पे बी टाइप का एटम, यहाँ पे ए और ए टाइप का एटम। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी टाइप का एटम, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको भी बी टाइप का कर दें, चलो इसको भी बी टाइप का कर दें, ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसको हम ए टाइप का रखते हैं और इसको बी टाइप का कर देते हैं। ठीक, और ये बचा अपने पास, इसको भी बी रख देते हैं हम, है ना, ये बी टाइप का हो जाएगा, ये ए टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और इसको बी टाइप का कर देते हैं, इसको ए टाइप का कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पहले मैं आइसोट्रॉपी की बात तो बता दूं, सिंपल में है क्या ये। आपके पास कोई क्रिस्टल है या आपके पास कोई सॉलिड है, और आप उस सॉलिड में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हो। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और आपने एक डायरेक्शन ऐसे ली और दूसरी डायरेक्शन आपने ऐसे ली। ठीक है, और जब आपने देखा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कैलकुलेट करके आ रही हैं वो इस डायरेक्शन में भी सेम है और इस डायरेक्शन में भी सेम है, मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम सेम आ रही है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, आइसोट्रॉपी टर्म कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप सिंपली बोल सकते हो कि व्हेन वी कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड, है ना, इन टू डायरेक्शन, देन द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ठीक है, तो जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी है उनकी जो वैल्यू आ रही है सब सिमिलर है, तो आप क्या बोल सकते हो वो कैसा सॉलिड है? आइसोट्रॉपिक, है ना, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपी। ठीक, अब देखो मैं, अब ये होता कैसे है वो समझो, समझना ध्यान से। ठीक है, देखो मान लो मैंने ये डायरेक्शन ली, देखो इस डायरेक्शन में हमें क्या ऑर्डर मिल रहा है? बी बी ए। ठीक, अब मैं एक दूसरी डायरेक्शन लेता हूँ, एक डायरेक्शन मैंने ये ली, मैं इधर को भी चला, देखो आगे इसको बढ़ा लेना थोड़ा सा, है ना, अगर मैं इस डायरेक्शन पे चला तो मुझे ऑर्डर कैसा मिला? बी बी ए, है ना। इस डायरेक्शन से हम चले तो हमें ऑर्डर क्या मिला? बी बी ए बी। मतलब क्या, इस ऑर्डर में तो आप देखो बी बी ए, आगे हमें नहीं पता क्या आ जाए, लेकिन इस ऑर्डर में देखो बी बी ए बी, है ना, यहाँ पे बी आगे, आगे हमें नहीं पता क्या आ जाए। मतलब क्या, आप जब इधर से चले तो आपको अरेंजमेंट अलग मिला, आप इधर से चले तो आपको अरेंजमेंट अलग मिला। तो हम ये मान के चलते हैं, हम नहीं, यही लोग जो बुक में बोला गया है, एनसीईआरटी बताती है, एनसीईआरटी कहती है कि जब आप दो डायरेक्शन में चल रहे हो और दोनों जगह आपको डिफरेंट ऑर्डर मिल रहे हैं तो ऐसे में हम उन दोनों को सेम मान के चलते हैं। ठीक है, इसको भी सेम मान के चलेंगे और इसको भी सेम मान के चलेंगे, और यही चीज़ आपको याद रखनी है ना। जब डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिल रहा है तो हमने क्या करा, ये भी भाई अलग आ रहा है, ये भी अलग आ रहा है, तो दोनों को हमने सेम मान लिया, तो इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी मानी गई? सेम प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो अगर इसमें कोई डाउट है वो इधर क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, एन आइसोट्रॉपी समझो, एन आइसोट्रॉपी का मैं क्रिस्टल बनाता हूँ, छोटा बनाएंगे, थोड़ा जगह रह जाए जिससे। ये ड्रॉ कर लेना बच्चों, काम आएंगे।
ये ए बी ए बी, बी ए बी ए बी ए बी। देखो इस क्रिस्टल में हमें अरेंजमेंट इस डायरेक्शन पे कुछ मिला, इस डायरेक्शन पे कुछ मिला, लेकिन यहाँ पे देखना जब मैं इस डायरेक्शन में चला हूँ तो मुझे कैसे टाइप का अरेंजमेंट मिला, ए, ठीक। और जब मैं इधर से इधर चला हूँ तो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट कैसा मिला, ए बी। समझ रहे हो? तो देखो इससे तो एक फैक्ट क्लियर हो गया। क्लियर क्या हो गया, अगर इधर एटम्स का अरेंजमेंट अलग है तो प्रॉपर्टी भी अलग आनी है, इधर प्रॉपर्टीज भी अलग आनी। क्यों आनी है? क्योंकि देखो इधर चल रहे हैं तो हमें अरेंजमेंट अलग मिला, इधर चल रहे हैं तो अरेंजमेंट अलग मिला। तो इसी वजह से एन आइसोट्रॉपी क्या होता है, जब आप किसी सॉलिड में या क्रिस्टल में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हो और दो डायरेक्शन में है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। उसी को हम बोल देते हैं एन आइसोट्रॉपी, ठीक। और जो सॉलिड ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको बोल देते हैं एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड। बात समझ में आती है? अब आइसोट्रॉपी सेम मतलब क्या, आपको दोनों साइड ऑर्डर डिफरेंट मिले तो हमने इनको सेम मान लिया, ठीक है। तो इसी वजह से आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी में सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट का फर्क है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डिफर आती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या याद रखोगे, एनाइसोट्रॉपी में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनकी वैल्यू डिफरेंट आती है डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन, आप दो डायरेक्शन ले रहे हो तो। और आइसोट्रॉपी में क्या होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ प्रॉपर्टी आपको सेम ही मिलेगी। अरेंजमेंट सबका डिफरेंट है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसे नोट करो, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। और नोट कर लिया, चलो अब मैं आपको इसके बारे में लिखा देता हूँ भाई, ये नोट आप इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी में डेफिनेशन लिखा देता हूँ, इनकी डेफिनेशन लिख लो। एनाइसोट्रॉपी में व्हेन द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, when the values of physical properties in two direction, ठीक है। आप दो डायरेक्शन कोई सी भी ले सकते हो, उसमें हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब आप दो डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, दिखाई दे रहा है? देखो आ रहा है ना, when the values of physical properties in two direction, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, चलो अच्छा मैं लिख देता हूँ। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक आर आई मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, सही है। हैविंग डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से, बोलो भाई बोलो। मतलब क्या, व्हेन द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक आर आई और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हैविंग डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ए क्रिस्टल, ठीक है, इन ए क्रिस्टल या इन ए सॉलिड लिख लो, इन ए सॉलिड, ठीक है, सही है। बस यहाँ पे लिख लेना दिस प्रॉपर्टी इज known as anisotropy and the solid known as anisotropic solid, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी साइड डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो दूसरी साइड में आपको क्या करना है, दूसरी साइड में आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, ज़्यादा जो याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। व्हेन द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक आर आई और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हैविंग सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। व्हेन द वैल्यूज ऑफ
फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉमा इलेक्ट्रिकल property having same value in all direction। ठीक है, समझ गए? तो आप इन ऑल डायरेक्शन, कॉमा दिस property is known as isotropy and the solid known as isotropic solid। ठीक है, क्लियर है भाई? बात समझ में आती है? तो देखो आइसोट्रॉपी कौन शो करेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या अमोर्फस सॉलिड? कौन बताएगा, जल्दी से बोलो, कौन बताएगा? आइसोट्रॉपी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमोर्फस सॉलिड? बोलो। देखो अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आइसोट्रॉपी शो करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना आइसोट्रॉपी कौन शो करेगा, अमोर्फस। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड क्यों करेगा, पता लगा नहीं लगा? अरे भाई अभी समझाया, देखो ये एटम्स का अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे ए टाइप का, बी टाइप का, यहाँ पे बी टाइप का, यहाँ पे ए टाइप का, यहाँ पे बी टाइप का, बी टाइप का। मतलब क्या, एक सिंपल व्यू बता रहा हूँ, आप सीख चुके हो। अगर आपका जो एटम्स है वो रैंडमली अरेंज होगा तो आपको कोई ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, और ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा तो हम दोनों ऑर्डर को क्या मान लेंगे, सेम। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो आइसोट्रॉपी शो करेगा। ये क्या है, एनाइसोट्रॉपी। इसमें सॉलिड क्या कर रहा है, एक आपको ऑर्डर मिल रहा है दो डायरेक्शन में, तो ऑर्डर कैसे मिल सकता है, क्रिस्टलाइन में मिल सकता है। तो इन्हें क्या बोल सकते हैं, ये कौन शो करेगा एनाइसोट्रॉपी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉपी में लिख लेना, अभी नीचे जगह नहीं है तो आप लिख लेना, ये काम आपका भी रहा कुछ। तो इसके नीचे चलो मैं लिख ही देता हूँ, जैसे ये लिखा ना वैसे ही लिख लो यहाँ पे। ठीक है, नीचे लिख लो एनाइसोट्रॉपी और कौन शो करेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अब इसके बाद बहुत कुछ है समझने को। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।